नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ईरान ने अमेरिका द्वारा भेजे गए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। 15 सूत्री जो प्रस्ताव भेजा था वो प्रस्ताव ऐसा था ही नहीं कि उसे ईरान स्वीकार करता या उस पर विचार करने के लिए तैयार भी होता, क्योंकि वो प्रस्ताव साफ तौर पर लग रहा था कि एक तरफा है और इसका मकसद समझौते की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से ज़्यादा ईरान को परेशान करना था या ईरान पर दबाव बनाना था कि वो बातचीत करता हुआ दिखे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को और वो अमेरिकी जनता को बता सकें कि वो तो ईरान के साथ बातचीत करना चाहते थे। उन्होंने प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन ईरान बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक ग्राउंड बनाने की कोशिश उनकी लग रही थी, और इसीलिए ये जितनी भी अभी चर्चाएं बातचीत को लेकर हुई हैं उसके आधार पर मेरा जो अपना मत है वो ये कहता है कि अभी जंग आगे बढ़ेगी और तेज़ होगी, क्योंकि अमेरिका यही चाहता है, इजराइल यही चाहता है, और वो ईरान के द्वारा रखी गई शर्तों पर विचार करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो 5 ऐसे विशिष्ट कारण हैं, महत्वपूर्ण कारण हैं, जिनकी वजह से मुझे लगता है कि अभी अमेरिका और इजराइल बातचीत के लिए तैयार नहीं है। बातचीत के लिए ईरान भी तैयार नहीं है जब तक कि एक ऐसी कोई बीच का ग्राउंड न तैयार हो जिसमें दोनों को लगे कि उन्हें कुछ हासिल हो सकता है। जो प्रस्ताव अमेरिका ने भेजा था, ट्रंप ने भेजा था, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसके लिए ईरान पहले ही तैयार हो चुका था। जब ओमान की मध्यस्थता में बातचीत हो रही थी तो सारे डिटेल्स वर्कआउट कर लिए गए थे, सहमति बन गई थी, लेकिन अचानक अमेरिका इजराइल ने हमला बोल दिया था। तो वहीं से एक संदेह का जो वातावरण बना हुआ है कि बातचीत का मकसद कोई समझौता या सुलह करना नहीं है, बल्कि ईरान को नेस्तनाबूद करना है, ईरान को पूरी तरह से मटिया मेट कर देना है। ये एजेंडा अमेरिका और इजराइल का है, ख़ास तौर पर इजराइल का है। अमेरिका का ना भी हो, ट्रंप का ना भी हो, लेकिन वो तो इजराइल के ट्रैप में फंसे हुए हैं, और इजराइल के और यहूदियों के, यहूदी लॉबी के भी, और अपने जो यहूदी सलाहकार हैं, उनकी मंडली में जो यहूदी हैं, उनके भी दबाव में हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रैप्ड हैं और इजराइल इसका फ़ायदा उठा रहा है। ऐसी सूरत में जब इजराइल ईरान को इस बार बहुत कमज़ोर कर देने का इरादा रखता है, तो वो समझौते की राह में अड़चने पैदा करेगा ही, समझौता होने ही नहीं देगा। पहले भी 2 बार उसी ने गड़बड़ कराई है। दोनों बार ट्रंप ही मुख्य खलनायक रहे हैं। पहली बार तो समझौते को रद्द करने में, जो कि समझौता 5+1 ने किया था, जिसमें 5 वीटो पावर के देश शामिल थे, उसको रद्द करवाया था, और अभी समझौता होते होते उसको उस पर पानी फेर दिया था। तो 5 कारण हैं, एक एक करके मैं आपसे इन 5 कारणों के बारे में जिक्र करूंगा। सबसे पहला कारण तो ये है कि ईरान ने 28 फरवरी को हमले के बाद जितना खोया है, जितना गंवाया है, उसके बाद वो कड़ी शर्तें रख रहा है, और वो उसकी शर्तें वाजिब हैं, जायज़ हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी मानती है, क्योंकि उसे जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है इन 2 आतंकवादी देशों ने, अमेरिका और इजराइल ने, वो किसी भी दुनिया के सभ्य देश को पसंद नहीं आ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी को भले ही ठीक लग रहा हो, भले ही वो अभी इजराइल अमेरिका के साथ खड़े हों, लेकिन खुद जो अमेरिका के मित्र देश हैं वो तक खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहे हैं। स्पेन ने खुलेआम विरोध किया है, फ्रांस, जर्मनी खुलकर बोल रहे हैं। तो ये तो साफ है कि ये हमला बहुत ही कहना चाहिए अमानवीय और शैतानियत से भरा हुआ था। और ऐसे में अगर ईरान कुछ मांगे रख रहा है, कुछ शर्तें, वाजिब शर्तें रख रहा है, जिनमें से पहली शर्त तो ये है कि उस इलाके से तमाम अमेरिकी सैनिक अड्डे हटाए जाएं। दूसरी शर्त यह है
कि उसे जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना दिया जाए। तीसरी शर्त यह है कि उसे पक्की गारंटी दी जाए कि अब जो समझौता होगा उसके बाद अमेरिका और इजराइल फिर से हमले नहीं करेंगे, कोई बहाना नहीं ढूंढेंगे हमला करने का। तो वो बार बार की लड़ाई नहीं चाहता है, इस बार वो आर पार की लड़ाई करके तय कर लेना चाहता है कि वो बार बार इन हमलों के साए में जिएगा या फिर सिर उठा के जिएगा। चौथी शर्त उसकी है कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में उसे वैध और सम्मान तरीके से शामिल किया जाए, उससे सारे सैंक्शंस जो लगाए गए हैं वो हटाए जाएं। और एक शर्त उसने अभी और जोड़ी है और वो ये है कि होर्मुज से जितने भी जहाज़ आएंगे जाएंगे उनसे वो टैक्स वसूलेगा, उसकी इजाज़त उसे मिलनी चाहिए। बहुत जगह पर ये हो रहा है। स्वेज कैनाल से गुजरने वाले जहाज़ों पर इजिप्ट, मिस्र टैक्स लेता है, इसी तरह से पनामा कैनाल पर टैक्स लेता है और कई जगहों पर इस तरह के टैक्स लगाने की प्रक्रिया होती है। तो ईरान भी चाहता है कि वो टैक्स वसूले और उससे अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से निर्मित करे। तो ये कड़ी शर्तें हैं अमेरिका के लिए। ये शर्तें मानना निश्चित रूप से एक तरह से हार मानना है, क्योंकि अगर मध्य पूर्व से अमेरिकी हट्टे हटेंगे तो अमेरिका का पूरा वर्चस्व मध्य पूर्व से खत्म हो जाएगा। और केवल मध्य पूर्व से भौगोलिक वर्चस्व की बात नहीं है, ये तेल पे वर्चस्व की बात है, तेल गैस के वर्चस्व की बात है, जो उसे कतई मंजूर नहीं होगा। उसके जाने का मतलब है कि चीन के लिए एक बड़ा रास्ता खुलना, जो कि उसका कॉम्पिटिटर है, नहीं मानेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी जिनका कोई समाधान नहीं दिख रहा है। तो पहली बात तो ये है कि दोनों पक्ष ऐसी स्थिति में खड़े हैं जहां पर कोई समझौते की गुंजाइश नहीं दिख रही है। एक लंबी प्रक्रिया के तहत ही कोई रास्ता निकल सकता है। अगर दोनों इस युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाएं, ईरान युद्ध विराम के लिए तैयार इसलिए नहीं होगा क्योंकि प्रस्ताव तो ट्रंप ने दे दिया है, इसलिए कि वो अमेरिका पर भरोसा नहीं करता, वो इजराइल पर भरोसा नहीं करता। इजराइल ने साफ कह भी दिया है कि हम अपना फैसला खुद करेंगे। तो अगर वो हमले करता रहा तो जंग तो चलती रहेगी। तो ये जो युद्ध विराम की सूरत बनने और उसमें वार्ताओं को आगे बढ़ाने की जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी, इसलिए कि ईरान जानता है कि इसका फ़ायदा उठा सकता है अमेरिका, वो भी बीच में ही युद्ध विराम तोड़कर हमले भी कर सकता है। तो ये स्थितियां हैं जिससे अभी कोई चीज़ें आगे बढ़ती नहीं दिख रही समाधान की दिशा में। तो पहली बात तो ये कि दोनों की स्थितियां बहुत कड़ी है। दूसरा ये है कि अमेरिका की जो शर्तें हैं वो पूरी तरह से एक तरफा हैं। अमेरिका ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बोल रहा है कि अपने न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उनको ध्वस्त करो। ये जो शर्तें हैं, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी वो ख़त्म करने की बात कर रहा है। और जो प्रॉक्सी हैं ईरान के, चाहे वो हिजबुल्ला हो, यूती हो या हमास हो, इन सब को भी वो चाहता है कि वो उनसे नाता तोड़े। ये करना ईरान के लिए अभी संभव नहीं होगा। अगर ईरान को वो गारंटी मिल जाए जो मांग रहा है तो शायद डिसबैंड कर सकता है, लेकिन अभी ये संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो ईरान अभी ये मान रहा है कि ये जो बातचीत की बात हो रही है ये दरअसल एक साइकोलॉजिकल युद्ध का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका एक माहौल बनाना चाहता है कि वो तो समाधान चाहता है शांति वार्ताओं के जरिए, इसलिए वो पेशकश भी कर रहा है, लेकिन इरादा उसका ये नहीं है। और ईरान जानता है कि ये बातचीत का एक ट्रैप है, एक जाल है जिसमें अमेरिका उसको फंसाना चाहता है और इस वजह से वो बातचीत से ही इनकार कर रहा है। वो साफ कह रहा है कि कोई बातचीत नहीं हो रही, न प्रत्यक्ष न अप्रत्यक्ष। वो ईरान ट्रंप के दावों को झूठा भी बता रहा है। तो ये दूसरी चीज़ है जो ये मनोवैज्ञानिक युद्ध की बात है, और जो अमेरिका की शर्त है वो ये दोनों चीज़ें हैं। तीसरी बात, जो जंग बढ़ने की आशंका की बात मैं कर रहा हूँ, प्रबल आशंका की बात कर रहा हूँ, वो ये है कि एक तरफ तो बातचीत की पेशकश कर रहा है अमेरिका, दूसरी तरफ
वो अपने सैनिक भेज रहा है, उसी क्षेत्र में सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। कोई संख्या 2000 मरीन सैनिकों की बात हो रही है। फिर कुछ ये भी कहा जा रहा है कि ज़मीनी जंग के लिए सैनिक भेजे जा रहे हैं। जो खर्ग आइलैंड है उस पर कब्जा करने की बात हो रही है, होर्मुज पर अटैक की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें आ रही हैं और बहुत सारे संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि अमेरिका इस आड़ में, बातचीत की आड़ में, ये 5 दिन का जो समय लिया है ट्रंप ने अपनी तैयारियों के लिए लिया है कि वो पूरी तैयारी कर ले और उसके बाद ईरान पर हमला बोले। यानी उसके दिमाग में ईरान को मटियामेट करना है, ना कि कोई शांति का रास्ता तलाशना है। इसलिए वो अपनी जो उपस्थिति है उस पूरे इलाके में बढ़ाता जा रहा है और ये सब देख रहे हैं। और इसीलिए ये आशंका बढ़ रही कि ये 5 दिन का जो उन्होंने हमले रोके हैं 5 दिन के लिए, उसके बाद फिर से एक बड़ी जंग हो सकती है। और ये बड़ी जंग ज़मीन पर भी छिड़ सकती है, क्योंकि ज़मीन पर अगर अमेरिकी सैनिक उतरते हैं तो ये एक लंबी लड़ाई का संकेत होंगे। क्योंकि ज़मीन पर अगर अमेरिकी सैनिक आए तो ईरान के लिए उन्हें मारना, उन्हें ठिकाने लगाना और इस लड़ाई को लंबा खींचना और भी आसान हो जाएगा। तो क्योंकि ईरान के पास 10 लाख की एक जो IRGC है, जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की कॉर्प्स हैं, वो बहुत स्ट्रांग है और वो छोड़ेंगे नहीं। तो अमेरिका एक बार अगर घुस गया तो उसकी हालत अफ़गानिस्तान और इराक और वियतनाम जैसी होगी, ऐसा बहुत सारे लोग मान रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जंग और भी बढ़ने वाली है, जंग और तीखी होने वाली है, ये पूरी संभावना दिख रही है। पाकिस्तान भले ही खुश हो रहा है कि वो मीडिएटर बन रहा है और उसका जो जलवा है, रुतबा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहा है, लेकिन ये बात आगे बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि अमेरिका का रवैया ऐसा नहीं है, बल्कि अमेरिका का रवैया लड़ाई को बढ़ाने वाला है। जो चौथा कारण है वो ये है कि इज़राइल अपनी पूरी जिद पर अड़ा हुआ है। इज़राइल अमेरिका के बातचीत के प्रस्ताव के समर्थन में भी नहीं खड़ा है। इज़राइल बोल रहा है हम अपने फैसले लेंगे, हम हमले करेंगे, और लगातार हमले वो किए जा रहा है। वो अमेरिका की भी परवाह नहीं कर रहा है। वो अमेरिका की परवाह शायद इसलिए भी नहीं कर रहा है कि अमेरिका उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, अमेरिका को उसका साथ देना ही पड़ेगा। अमेरिका में एक बड़ा समूह है और यहूदी लॉबी है, वो सब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बनाते हैं और वहाँ की पूरी जो राजनीतिक बिरादरी उस पर उसका दबाव रहता है। तो इज़राइल को लगता है कि वो तो अमेरिका को अब खींच लाया है तो फंसा कर भी रखेगा, और अपना जो एजेंडा है उसका कि ईरान को पूरी तरह से कमज़ोर करना है, उसको नेस्तनाबूद करना है, वो अपने इस एजेंडे पर आगे बढ़ता रहेगा और वो अमेरिका की बात नहीं मानेगा। और अमेरिका की बात नहीं मानेगा तो जंग थमने वाली नहीं है, जंग और बढ़ सकती है। क्योंकि अगर ईरान ने इज़राइल पर और भी घातक हमले किए तो फिर ट्रंप पर दबाव बढ़ेगा कि वो भी अगर युद्ध विराम करते भी हैं, रोकते भी हमले, तो उन्हें वापस हमले करने पड़ेंगे। हालांकि ऐसी संभावना कम है कि ट्रंप इज़राइल को यूं ही अकेले छोड़कर एक तरफा कोई निर्णय लेंगे। वो जानते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और उनकी किरकिरी और भी ज़्यादा होगी। जो 5वां पॉइंट जो है वो ये है कि जो बड़ी शक्तियां हैं, चाहे वो चीन हो चाहे रूस हो, वो भी नहीं चाहती है कि अभी जंग थमे। इस जंग की वजह से रूस को एक बड़ा स्पेस मिल गया है, रूस को एक बड़ा दरवाज़ा मिल गया है, बड़ी विंडो मिल गई है, जिससे वो अपना तेल बड़ी कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेच पा रहा है और यूक्रेन की वार को सस्टेन करने के लिए उसको धन मिलता जा रहा है और उसका रुतबा भी बढ़ रहा है। और ऐसी सूरत में जब वो एक तरह से अपनी ताकत को दोबारा से हासिल कर रहा है तो वो नहीं चाहेगा कि ये जंग अचानक अभी रुक जाए, वो जंग को थोड़ा लंबा खींचने देगा, हो सकता है महीने 2-3 महीने कम से कम, ताकि
अमेरिका भी कमज़ोर हो और वो उसकी स्थिति भी मजबूत हो। तीसरी बात यह है, जो इसी का जो पांचवा पॉइंट है, उसका दूसरा हिस्सा चीन है। चीन भी चाहता है कि ये जंग थोड़ा लंबी चले, ट्रंप और कमज़ोर हो, अमेरिका और कमज़ोर हो। ये एक ऐसा समय है जब चीन का शत्रु अमेरिका अपने से गलतियां कर रहा है, लगातार गलतियां कर रहा है, और चीन चाहता है कि जब शत्रु कोई गलती कर रहा हो तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसको डिसरप्ट नहीं करना चाहिए, उसे गलती करते रहने देना चाहिए। और ये गलतियां करके अगर वो और बुरी तरह फंसते हैं और ईरान की शर्तें मानने को बाध्य होना पड़ता है, अमेरिकी अड्डे हटते हैं या ईरान को हर्जाना देना पड़ता है, इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं, तो ये चीन की एक और बड़ी विजय होगी और उसका प्रभाव और बढ़ेगा। तो चीन की जो खामोशी है, जो बढ़ चढ़कर वो वहाँ पर मध्य पूर्व की इस जंग में न बयानबाजी कर रहा है, न किसी तरह से हस्तक्षेप कर रहा है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि वो बहुत मैच्योरिटी के साथ अपने पत्ते खेल रहा है और वो देख रहा है कि ट्रंप और अमेरिका किस तरह से मूर्खतापूर्ण काम करके अपने देश की साख भी गंवा रहे हैं, अपने मित्र भी गंवा रहे हैं, और जो जिन इलाकों पर उनका एक प्रभुत्व होता था, वर्चस्व होता था, उन इलाकों में भी वो अनपॉपुलर हो रहे हैं, वहाँ से हटने के लिए उन पर दबाव पड़ रहा है। तो चीन और रूस दोनों के लिए अच्छा है कि वो ईरान के साथ खड़े रहें, ईरान को आगे बढ़ाते रहें, ईरान के ज़रिए अमेरिका इजराइल पर दबाव बनाते रहें और अपना फ़ायदा सिद्ध करते रहें। तो इन दो बड़ी शक्तियों का भी इसमें हित है। तो ये त्रिकोण जो बना है ईरान, रूस और चीन का, ये काफ़ी मजबूत है और इससे पार पाना ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ अंत में कि वार्ताएं अभी रंग नहीं लाएंगी, वार्ताएं अभी आगे नहीं बढ़ पाएंगी, क्योंकि वो परिस्थितियां अभी निर्मित नहीं हुई हैं। अभी अमेरिका के इरादों में, नियत में संदेह है, वो जंग बढ़ा सकता है। वो जैसे ही जंग बढ़ाएगा, जंग और बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ईरान भी उसका उसी अंदाज में जवाब देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।